हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और सभी छात्र डीएलएड की तैयारी करने में लग चुके हैं। बहुत सारे छात्रों ने तो डीएलएड का हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है, उसके बारे में आपको मैं वीडियो के एंड में बनाऊंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड की परीक्षा में जो पेपर लिखना होता है वो कैसे लिखना है। यानी डीएलएड की जो सभी विषयों की परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो डीएलएड की उत्तर पुस्तिका मिलती है, जो आंसर शीट मिलती है, उसमें लिखना कैसा होता है ये मैं पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगा। इवन आपको मैं जो हमारा पूरा का पूरा उत्तर पुस्तिका आती है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, तो जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें जो मार्जिन होती है सबके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूं कि इसमें हम किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। ये शॉर्ट वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके बहुत सारे दोस्त जो भी पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन तक शेयर जरूर करना। चलिए बात कर रहे हैं कि तो डीएलएड का जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, उसको उत्तर पुस्तिका आपको लिखनी कैसे, यानी कि जो आंसर शीट आपको मिलेगी एग्जाम में, उस आंसर शीट में आप अपने उत्तर को लिखेंगे कैसे, है ना। तो ये पूरा का पूरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आंसर शीट होगी उसमें देखो, उत्तर याद होना एक अलग बात है, उत्तर को सही ढंग से लिखना अलग बात है, और ऐसा लिख पाना जिससे पूरे पूरे नंबर मिल जाएं, ये अलग बात है, ठीक है। तो दो चार बातें मैं पहले बता दूं। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार का आपको मिल जाएंगे बताते हुए कि कॉपी भरो, ज्यादा से ज्यादा कॉपी भरो, पन्ने भरो, ऐसा बोला जाता है। पन्ने भर लो भाई, या कॉपियां भर दो तो आप पास हो जाओगे, ये आपको कहा जाता है। लेकिन ये सरासर गलत है। तो मुझे एक बात बताइए, जो बच्चा 12वीं पास कर आया है वही डीएलएड देता है, तो आपको क्या लगता है कि जितने सारे लोग फेल होते हैं क्या उनको पन्ने भरने नहीं आते होंगे? ये जितने सारे लोग जो फेल होते हैं क्या उन्हें कॉपी में कुछ लिखना नहीं आता होता? सिर्फ पन्ने भरने से और कॉपी भरने से ही पास हो जाते तो डीएलएड में कभी कोई फेल होता ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिर्फ पन्ने भरने, कॉपी भरने, ये गलतफहमी में मत रहना और ये कभी मत करना दूसरों के बहकावे में आके, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपका डीएलएड का पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। अभी पेपर प्रेजेंटेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, चलिए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको मैं पूरी तरह से पेपर बताकर दिखा रहा हूं। देखो, आपको आंसर शीट ऐसी मिलेगी, आपकी उत्तर पुस्तिका कुछ इस प्रकार से मिलेगी। आपको एक साइड में अब ऐसा नहीं, आपको सीधा ऐसा खड़ा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा वर्टिकल मिलेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल मिलेगा, ऐसे आपको आड़ा मिलेगा आंसर शीट। जैसे 16:9 रेशो में आपका यूट्यूब चलता है ना, जैसे ये अभी दिख रहा है आपको 16:9 रेशो में, ऐसा खड़े में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी कॉपियां होती हैं ऐसे A4 साइज की, वैसे नहीं मिलेगी आपको, कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है बदल दे एमपी बोर्ड, लेकिन मोस्टली जो रहता है अभी तक तो है ऐसा ही आते रहा है। तो ये जो आपको मिलेगा, आपको कुछ इस प्रकार से एमपी बीएससी मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऐसा होता है, ऊपर की हेडिंग होती है। जनरली हम कॉपी में क्या करते हैं, इस हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर, जी हां, यहां पर आपको इस हेडिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, जान लीजिएगा। ऊपर की हेडिंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये जो लाल वाली हेडिंग है इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और इधर की जो लाल वाली मार्जिन दिखती है इसकी हेडिंग, इसका भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स के लिए किया जाता है। बुलेट्स का मतलब समझते हैं आप, नंबरिंग के लिए किया जाता है, नंबरिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ, जैसे 1, जैसे कि 2, या फिर A, या फिर B, या फिर क, या फिर ऐसे ख, ऐसे ऐसे बुलेट्स के लिए, ऐसे नंबरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये इतना ही करना। और हां, डीएलएड के पेपर में जब भी आपको ऐसी आंसर शीट मिलेगी तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको ऐसा इस प्रकार के आंसर शीट उत्तर पुस्तिका मिलेंगी तो आपको इस मार्जिन का क्या करना है, ऐसे अगर मार्जिन दी है तो इस्तेमाल करना, अगर मार्जिन नहीं दी, याद रखिएगा। और मार्जिन कैसे दी है कि ये लाइन यहां तक है, लेकिन ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ब्लैक वाली, ये इधर नहीं बढ़ी है, बस इतनी तक ही है, तो इस मार्जिन का इस्तेमाल मत करना। आप अलग से एक मार्जिन खींचना, याद रखिएगा, आपको अलग से एक मार्जिन खींचनी पड़ेगी अगर ऐसी मार्जिन के बाद ये बढ़ी हुई लाइन ना मिले तो। जैसे हमारे कॉपी में ऐसी बड़ी होती है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पर कॉपी में क्या होता है कि ये लाइनें आगे बढ़ी होती है, पर कई बार ऐसी आंसर शीट मिलेगी जहां ये लाइन आगे नहीं बढ़ी होगी, यहीं पर खत्म होगी, तो आपका पेज वहां से शुरू होगा, ये आपका मार्जिन नहीं होगा, आपको अलग से पेंसिल से सब मार्जिन खींचना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऊपर के मार्जिन स्पेस का। और अगर मार्जिन में ये लाइन नहीं बढ़ी है, ऐसी लाइन आपको ना दिखे तो भी यूज मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो भी यूज नहीं करेंगे उसका, ठीक, ये मार्जिन का यूज नहीं करेंगे, अलग से एक मार्जिन ऐसी आप बना लेंगे, अपनी 2 लाइन की या सिंगल लाइन की मार्जिन बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि पेपर में उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर को आपको लिखना कैसा है, अगर आंसर जो आपको दिया जाता है, आंसर किसी भी क्वेश्चन का लिखना कैसे। चलो उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर एक प्रश्न बता देता हूं कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा लिखिए ना, अधिगम की परिभाषा लिखिए। चलिए मैं यहां पर आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, ठीक है, अधिगम की परिभाषा, ठीक है। एक बढ़िया सा मैं आपको उदाहरण देते हुए यहां पर एक ऐसा प्रश्न मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा आया है,
अधिगम की परिभाषा लिखिए, ऐसा क्वेश्चन में आपको आया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, पहली बात तो ये भाई रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल मत करना, छोटे बच्चे नहीं हो, है ना, चौथी पांचवी आठवीं नौवीं में नहीं पढ़ रहे कि रंग बिरंगो लेकर जा रहे, 7 कलर का पेन लेकर जा रहे, पूरा इंद्रधनुष बना कर आ रहे, है ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा छीछा लेदर मत कर देना पेपर में, साफ सुथरा लिखो। ब्लू पॉइंट का जो डॉट पेन होता है, ब्लू बॉल पॉइंट का जो पेन होता है, बिल्कुल वही लेकर जाइएगा। 3-4 रुपए का साइनो सॉफ्टेक का पेन आता है, उसको यूज कीजिएगा, या जो भी आपका रहे मॉन्टेस का मोटे नहीं वाला थोड़ा सा, उसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर आपको मान लो ऐसा प्रश्न आया, ठीक है, और ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, ठीक, क्वेश्चन पेपर में ऐसा है, और आपको इसका उत्तर लिखना है, तो आप लिखेंगे कैसे? अब ये तो उत्तर ऐसा, ये क्वेश्चन तो ऐसा दिया नहीं होता, ठीक है, यहां पर तो नहीं देगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा, ये आपकी सिर्फ क्या रहेगी, आंसर शीट का पेज रहेगा, मैंने बताने के लिए यहां लिख दिया। अब आप समझ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 है, अधिगम की परिभाषा है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? अब पूरा मिटा के फ्रेश पेज पर जैसे आपको रियली लिखना है वैसे। तो देखो, पूछा है अधिगम की परिभाषा, तो आप भी कुछ इस प्रकार से अपने आंसर शीट में ऐसे लिखना, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। जी हां, इस प्रकार से आप पहले हेडिंग देना। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति चेक करेगा आपका पेपर, उसकी नजर सीधा यहां पड़ेगी कि इस बंदे ने प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लिखा हुआ है, ऐसा हेडिंग आपको देना है। अब मैंने ऐसा स्केल से नहीं बनाया, लेकिन तो ये और सुंदर दिखता और बढ़िया दिखता। अब यहां से आप लिखना शुरू करेंगे कुछ इस प्रकार से, अधिगम, है ना, अधिगम क्या होता है, ठीक है, आप यहां से अब लिखना शुरू करेंगे अधिगम के बारे में, ठीक है, अधिगम होता क्या है, कुछ इस प्रकार से। तो अब अधिगम लिखना ऐसे शुरू कीजिए। अब शुरू करेंगे भी तो कैसा, यहां पे अधिगम की हेडिंग डाली, डैश दे दिया, और यहां से नहीं लिखेंगे। अगर आप अधिगम की परिभाषा दे रहे हो सटीक शब्दों में, तो ऐसे डबल नोटेड कॉमा बनाइए, अधिगम है क्या, तो क्या व्यक्ति के व्यवहार द्वारा, उस व्यक्ति के अनुभव द्वारा, व्यक्ति को जो अनुभव एक्सपीरियंस होता है उसके द्वारा उसके जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उसे अधिगम कहते हैं। यानी कि अनुभव द्वारा, अनुभव यानी कि क्या होता है, एक्सपीरियंस, ये हम उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको उत्तर आएगा अनुभव द्वारा, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, अनुभव द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, बड़ी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। अभी पेन पेज होता तो मैं और अच्छी राइटिंग लिख सकता था, अभी उदाहरण के तौर पर जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, इसलिए समय नहीं है अच्छी हैंडराइटिंग का, फिर भी जो भी है ठीक ठाक, ठीक है। तो कैसे लिखिए, अनुभव द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यही क्या है, अधिगम है, व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ऐसा लिखा। अब इसको डबल इंटू कॉमा क्लोज कर दीजिए। ये होगी अधिगम की परिभाषा दे दी आपने, ठीक है। और मान लो किसी महान व्यक्ति का, किसी भाषा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, बाल वैज्ञानिक का, उसकी भी परिभाषा आपको याद है या उसका कथन भी याद है, तो आप लिख दो जैसे कि हरलॉक के अनुसार, जैसे यहां पर है ना, ये देखो, अब हम यहां लिख सकते थे, अब हमने अधिगम की परिभाषा दी अपने हिसाब से। अब आपको अगर कोई परिभाषा और चिपकानी है तो हरलॉक के अनुसार, मान लीजिए हरलॉक जी ने क्या परिभाषा दी है, हरलॉक के अनुसार, इनके अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है, ऐसा डैश देके लिख लेना। फिर अधिगम के तत्व क्या है, ऐसे लिखना। तो ये जरूर ध्यान में रखना, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जरूर लिखना, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। मान लो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर अथवा वाला कर रहे हो आप, तो बाजू में ऐसा अथवा भी लिखना है यहां पर, ठीक है, बाजू में आपको ऐसा अथवा लिखना पड़ेगा। जैसे प्रश्न क्रमांक 3 का आप देखोगे ना, एक ऊपर वाला प्रश्न या नीचे वाला प्रश्न, दो में से एक सॉल्व करना पड़ता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, और यहां पर बाजू में लिख देना ब्रैकेट में, यहां पर भी अथवा, यानी कि आप अथवा वाला उत्तर सॉल्व कर रहे हो, नीचे वाला, ये भी एग्जामिनर को पता होना चाहिए। तो ये सीधा देखते बराबर उसके दिमाग में चला जाता है कि, और इस तरह की चीज करने वाला कोई खास व्यक्ति करता है, ऐसे नहीं। जो होशियार स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपनी पढ़ाई पर अच्छा खासा ध्यान देते हैं ना, वही ऐसा करता है जनरली, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये अपने क्वेश्चन आंसर शीट पर जरूर करना है, ये आप करेंगे तो पक्का बता रहा हूं मैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको उत्तर लिखने का ऐसा तरीका होना चाहिए, ठीक। और फिर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को भी आपको कैसे लिखना है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 है, उसमें रिक्त स्थान है ऐसे, तो उसमें भी आप जैसे पहले वाला सॉल्व करें तो क डैश डैश देके उसका उत्तर आप यहां लिखेंगे, ठीक है। फिर ख, फिर डैश डैश देके उसका उत्तर लिखेंगे आप। भले ही आपको इसका उत्तर नहीं आता हो, आप बाद में लिखेंगे, लेकिन हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रथम पेज पर ही लिखा जाता है, ये ध्यान में रखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को हमेशा फर्स्ट पेज पे लिखते हैं, नहीं आया तो इसकी जगह छोड़ दो, बाद में थ्योरी अपना पूरा लिख लो, फिर बाद में अंदाई टोला या सोच के कि इसका उत्तर सी होगा, इसका उत्तर डी होगा, ऐसा कुछ भी। लेकिन हाँ, सिर्फ सी मत लिखना, उसका उत्तर भी लिखना, ऑप्शन भी लिखना उसका, ये भी लिखना। बहुत समय तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा रहता है, ये आपको लिखना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो ये अच्छा तरीका है, ये तरीके से आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो अगर आप डीएलएड के पेपर ऐसे लिखोगे तो निश्चित
निश्चित रूप से गारंटेड 100% गारंटी है कि आपको बहुत बेहतरीन अंक मिलेंगे, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे, 90% स्कोर कर जाओगे अगर इस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन रहा, अगर आपको पूरा बढ़िया नॉलेज है तो स्टूडेंट्स ये मैंने बता दिया आपको पेपर लिखना कैसे है। अब ये जानकारी बहुत काम की है, ये आपके जितने भी दोस्त साथी लोग हैं डीएलएड कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन तक जरूर शेयर करना, क्योंकि भाई उनके लिए बहुत काम की है, उनको भी डीएलएड की परीक्षा में सफलता हासिल होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसा आप जरूर करें। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपने डीएलएड का संपूर्ण क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस पूरे संपूर्ण क्रैश कोर्स का मैंने टाइम टेबल बना दिया है और ये 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 14 अप्रैल से इसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारे ऐप में आना स्टार्ट हो जाएगा और ये सिर्फ उनके लिए रहेगा जिन्होंने हमारा क्रैश कोर्स परचेस किया है। यह क्रैश कोर्स कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कराने के लिए बनाया गया है और इसमें 14 अप्रैल से लगातार 1 by 1 सब्जेक्ट 1 by 1 यूनिट को टारगेट करते हुए एक्सक्लूसिव कंटेंट्स मिलेंगे। ठीक, और मजे की बात, इस कोर्स को 30 नहीं 33% के ऑफ के साथ दिया जा रहा है। इस वक्त 33% का ऑफर चल रहा है, लिमिटेड समय के लिए है। कोर्स जरूर परचेस कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से मनचाहा जो भी कोर्स चाहिए आपको, क्रैश कोर्स प्रथम वर्ष, क्रैश कोर्स द्वितीय वर्ष, जो भी चाहिए परचेस कर सकते हैं। याद रखिएगा कि किसी कूपन कोड को डालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 33% का ऑफ चल रहा है। ठीक, तो डायरेक्ट बिना किसी क्रैश कोर्स के कोर्स मतलब कूपन कोड डाले आप वहां पे क्रैश कोर्स परचेस कर लेना, आपका जो भी होगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। लेकिन इस वीडियो को, इस लिंक को जरूर शेयर करना, लाइक करना मत करना, लेकिन शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसकी जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक है, वहां से हमें फॉलो करके ज्वाइन कर ले। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।